हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 की तैयारी। देखिए, जितने भी स्टूडेंट 2025 का बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं उन सभी लोगों के लिए आज के इस वीडियो पर मैं सामाजिक विज्ञान के 50, ठीक है, सामाजिक विज्ञान के 50 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों को बताने वाला हूं। केवल इस वीडियो को देख लीजिए और इसके बाहर कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जो आप सभी लोगों का विस्तृत उत्तरीय में पूछा जाएगा। मैं सामाजिक विज्ञान के 50 केवल क्वेश्चन आपको बता दूंगा और आपको क्या करना है, केवल और केवल इन 50 क्वेश्चन को बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, देखिए यहां से अगर आपने पूरे के पूरे क्वेश्चन तैयार कर लिए तो फिर आपको कोई भी क्वेश्चन तैयार करने की जरूरत नहीं। जो भी प्रश्न आएगा इन्हीं 50 क्वेश्चन के अंदर से पूछा जाएगा और आपके परीक्षा में टोटल 24 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल 24 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। अगर आप ये 24 नंबर पूरे के पूरे तैयार करना चाहते हो तो आप लोगों को क्या करना है कि ये पूरी की पूरी वीडियो देख लेनी है और जो भी मैं प्रश्न बताऊंगा सारे क्वेश्चन आपको तैयार कर लेने हैं बोर्ड एग्जाम से पहले, और सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में 101% जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सभी लोगों को मैं बताऊंगा हिस्ट्री के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न और इसी से आपके सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला प्रश्न आप सभी लोगों के एग्जाम में जो बहुत ज़्यादा आता है, ये समझिए प्रश्न हर एक सेट में आपको देखने को मिल सकता है। एक ऐसा क्वेश्चन है ये कि फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई और उसका मुख्य कारण क्या था। यानी जो फ्रांस की क्रांति ये थी ये कब स्टार्ट हुई थी और इसका मुख्य कारण क्या था, आपको ये बताना है। ठीक है, और फिर अथवा में क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सन 1789 ईस्वी में, यानी जो सन 1789 ईस्वी हुई थी, तो सन 1700 जो 89 ईस्वी में हुई थी उसमें फ्रांस की क्रांति के क्या कारण थे, आपको ये बताना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी पूछा जा सकता है। इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में जर्मनी एवं इटली के एकीकरण का योगदान बताइए। ठीक है, यानी जो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ था उसमें जर्मनी का और इटली का क्या योगदान था, वो आप लोगों को बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर आता है। ठीक है, अब देखिए ऐसे तीसरा क्वेश्चन आप सभी लोगों का है कि जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया के बारे में, ठीक है, एक संक्षिप्त लेख लिखिए। देखो जर्मनी का एकीकरण हो गया, ठीक है, इटली का एकीकरण हो गया, दोनों के दोनों जो एकीकरण हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और हर बार बोर्ड एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। तो आप सभी लोगों को क्या करना, तैयार कर लेना है। और अगर जर्मनी का एकीकरण देखिए इस तरीके से भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जर्मनी का एकीकरण कैसे शुरू हुआ, संक्षिप्त में विवरण दीजिए। मतलब कि आप लोगों को क्या करना है कि एक ही प्रश्न तैयार कर लेना है, इसका और इसका, केवल एक ही आंसर तैयार कर लेना है और दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसी का वही आंसर लिख लेना जो आपने तैयार किया हो। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, देखिए राष्ट्रवाद से क्या तात्पर्य है, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय होने में कौन सी परिस्थितियां सहायक हुई। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कि इटली की एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में लिखिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर जर्मनी की जो एकीकरण की प्रक्रिया है उसी तरीके से इटली की जो एकीकरण की प्रक्रिया है ये बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है और सीधा का सीधा 6 नंबर में क्वेश्चन आता है। मैं बार बार आपको नहीं बताऊंगा, टोटल 24 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और अगर आप लोगों को 24 के 24 पूरे नंबर लाने हैं तो केवल और केवल इतने ही प्रश्नों को तैयार कर लो बस। इसके बाहर कोई भी प्रश्न आपको तैयार करने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सत्याग्रह का क्या अर्थ है, यानी जो सत्याग्रह था इसका क्या अर्थ है ये बताना है और महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 सत्याग्रह आंदोलन का आपको विश्लेषण करना है। ठीक है, मैं आपको एक बात बता देता हूं कि ये जो चैप्टर आप सभी लोगों का है सेकंड चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद, उससे आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैंने क्या किया है कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रवाद के सभी प्रश्नों को मैं ले आया हूं और आपके सामने मैंने यहाँ पर इस सीट में रख दिए हैं और जो जो प्रश्न मैं इंपॉर्टेंट कराऊं वो सारे प्रश्न आपको तैयार कर लेने हैं। जैसे कि ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मतलब इससे पहले जो मैंने बताए थे वो सारे इंपॉर्टेंट हैं और ये वाला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और अगर ये प्रश्न इस तरीके से नहीं आएगा फिर इस तरीके से एग्जाम में आएगा कि महात्मा गांधी की सत्याग्रह पर एक निबंध लिखिए, यानी महात्मा गांधी के सत्याग्रह पर आपको एक निबंध लिखना है। मतलब वही एक आंसर तैयार कर लोगे और दोनों का एक ही आंसर आप सभी लोगों का होगा, ये बात आपको याद रखनी है केवल। ठीक है, 7 नंबर प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन किसने चलाया और इसके किन्हीं 3
मतलब इसके किन्हीं 3 आंदोलनों का आपको क्या करना है, उल्लेख करना है। ठीक है, इसकी किसी 3 कारण का आपको उल्लेख करना है। ठीक है, सॉरी, कारण लिख लो यहाँ पर। ठीक है, तो मिस्टेक हो गई, कारण नहीं लिखा गया है सीट में। तो असहयोग आंदोलन किसने चलाया, तो इसके किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख करना है। आप लोगों को क्या करना है, किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख करना है। और अगर ये प्रश्न इस तरीके से नहीं आएगा परीक्षा में, फिर इस तरीके से आएगा कि महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन का क्या अर्थ है, कारण, इसके क्या कारण थे बताइए। इसको तैयार कर लोगे। फिर 8 नंबर क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन से आप क्या समझते हो, यानी जो सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है इससे आप क्या समझते हो, और इस आंदोलन की सीमाओं पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर तैयार कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कि 1930 यानी 1930 में महात्मा गांधी ने नमक को अपने आंदोलन का आधार क्यों बनाया और इस आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं जो जो इंपॉर्टेंट लगा दूं भाई साहब ये समझ लो वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपा हुआ है और आपको केवल उसको तैयार करके जाना है बस। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में गांधी जी के योगदान का मूल्यांकन कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी तैयार कर लोगे। फिर अगला क्वेश्चन है 11 नंबर की प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली आर्थिक महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, संक्षिप्त में विवरण दीजिए। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी तैयार कर लो। और अथवा में अगर इस तरीके से नहीं आएगा फिर इस तरीके से पूछा जा सकता है कि महामंदी से क्या आशय है और इसके मुख्य 2 कारण बताइए और इसकी 2 प्रभाव भी लिखिए। देखो दोनों के दोनों क्वेश्चन अलग अलग दिखने में पूरी तरीके से अलग अलग है, लेकिन यहाँ महामंदी का बात की गई है और यहाँ पर भी महामंदी, तो इस वजह से जो इसका आंसर होगा वो इसका भी आंसर होगा। कोई एक तैयार कर लो, दोनों में से कोई क्वेश्चन आ जाए और वही आंसर लिख देना, जो इसका आंसर होगा वही इसका होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। चलिए अब देखिए यहां पर सीट का 12वां क्वेश्चन, तो 50 क्वेश्चन आप में से 12वां क्वेश्चन आ चुका है कि विश्व अर्थव्यवस्था। ठीक है, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। चलिए, तो विश्व अर्थव्यवस्था क्या है, इसके क्या कारण हैं, किन्हीं 2 का उल्लेख कीजिए। तो विश्व अर्थव्यवस्था में आप लोगों को क्या करना है, तो सबसे पहले ये क्या होता है इसको बताना है। सभी लोग बता लोगे, सारे क्वेश्चन अच्छे से आपको मिल जाएंगे। कहाँ पर मिलेंगे, तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है आप सभी लोगों को क्वेश्चन बैंक में मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन सारे आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाएंगे, वरना आप सभी लोग किसी ना किसी रेफरेंस बुक में देख लेना। ठीक है, किसी ना किसी रेफरेंस बुक में देख लेना, वरना अगर आपको कहीं नहीं मिलते हैं सारे क्वेश्चन तो आप कमेंट करोगे कि आप सभी लोगों को इसके आंसर चाहिए हैं, वो भी सॉल्यूशन के साथ, यानी क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी चाहिए। और इसके लिए आप सभी लोगों को इस वीडियो को कम से कम 10,000 लाइक तक पहुंचाना होगा। अगर आप 10,000 लाइक तक पहुंचा देंगे तो आप सभी लोगों को इसका सेकेंड पार्ट मिलेगा, जिसमें मैं आप सभी लोगों को इसका आंसर भी बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल के लिए ये अगर आपने क्वेश्चन तैयार कर लिया तो अथवा में इसका अगला भाग ऐसे पूछा जाएगा कि विश्व अर्थव्यवस्था ने कैसे स्थान ग्रहण किया और इसमें तकनीकी का क्या योगदान है। ठीक है, अथवा में दोनों का एक ही आंसर होगा, केवल याद आपको एक आंसर करना है, क्वेश्चन तो याद करने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर क्वेश्चन की भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्विक महामंदी के किन्हीं 4 परिणाम का उल्लेख कीजिए। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 14 है कि ब्रिटेन वुड्स समझौते के कर्म तथा उद्देश्यों का उल्लेख करें। ठीक है, ब्रिटेन वुड्स ट्वीन किसे कहा जाता है और इसको भी बताइए। तो ये वाला भी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 सेटों में पूछा गया था पिछले साल 2024 के। ठीक है, और ये भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्विक महामंदी के किन्हीं 4 परिणामों को लिखिए। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके हिस्ट्री के यानी इतिहास के सारे प्रश्न मैंने करा दिए। टोटल आपके 14 क्वेश्चन हैं। अब इन 14 क्वेश्चन के बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आएगा, इस बात की गारंटी है मेरी। ठीक है, तो चलिए अब आप लोगों की आ चुकी है भूगोल, क्या आ चुकी है भूगोल यानी कि जियोग्राफी। ठीक है, जियोग्राफी, और जियोग्राफी के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी प्रश्नों को आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा और आपको क्या करना है कि सारे प्रश्नों को एक एक करके नोट करते चलना है। सबसे पहला प्रश्न नोट करोगे कि मृदा संसाधन के महत्व का वर्णन कीजिए एवं किन्हीं 2 प्रकार की मृदाओं की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। नोट कर लोगे, चलो।
फिर अगला नोट करोगे कि भारत में, अब देखो अगला नहीं है, इसी का अथवा वाला है। अगर आपने ये तैयार कर लिया तो आपको ये तैयार भी हो जाएगा कि भारत में मिट्टी के प्रकारों पर एक निबंध लिखिए। यदि आपने ये तैयार कर लिया कि मृदा संसाधन के महत्व का वर्णन कीजिए एवं किन्हीं दो प्रकार की मृदाओं का विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, यानी कि दो प्रकार की मृदाओं की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, तो आप सभी लोगों का ये वाला भी टाइप तैयार हो जाएगा कि भारत में मिट्टी के प्रकार पर एक निबंध लिखिए। ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि भूक्षरण से आप क्या समझते हैं और इसे रोकने के लिए कोई 4 उपाय बताइए। नोट कर लीजिए सभी के सभी लोग, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करा रहा हूं बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए साइंस, सोशल साइंस के, और सभी लोग नोट कर लेंगे। फिर चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपके सामने दिख रहा होगा। 17 नंबर प्रश्न है कि भूमि संसाधन से क्या तात्पर्य है। भूमि संसाधन के कोई 3 महत्व बताइए। तो भूमि संसाधन को मतलब क्या तात्पर्य होता है ये आप सभी लोगों को बताना है, और ये भी बताना है कि भूमि संसाधन के कोई 3 जो महत्व हैं उसको भी आपको बताना है। 18 नंबर तैयार कर लो कि मृदा अपरदन क्या है, और भारत में प्रचलित मृदा अपरदन के प्रमुख प्रकारों का वर्णन करना। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है। चलिए मृदा अपरदन से क्या आप क्या समझते हो, और मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। ये भी आप सभी लोगों का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको जरूर देखने को मिलेगा, और सारे के सारे जो प्रश्न है प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछे गए हैं, तो ऐसा कोई प्रश्न मैंने नहीं लिया है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट ना हो। ठीक है। 20 नंबर प्रश्न है कि किसी अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है, समझाइए। ठीक है। और ये भी आप सभी लोगों का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 21 क्वेश्चन की, कि गन्ने की उपज के लिए, यानी गन्ने की खेती के लिए या फिर उपज के लिए कह सकते हो, खेती के लिए कह सकते हो। ठीक है। आवश्यक तापमान और वर्षा की दिशाओं का वर्णन कीजिए। गन्ने, ठीक है, गन्ने लिख लो। गन्ने के 2 सर्वप्रथम उत्पादक राज्यों के नाम बताइए। नोट कर लेंगे सभी लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। बोर्ड एग्जाम में अगर आपको टॉपर बनना है तो इन प्रश्नों को जरूर तैयार करके जाना है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि ऊर्जा के गैर परंपरागत, ठीक है, जो ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं, ठीक है, इनको आपको क्या करना है, विस्तार पूर्वक इनका वर्णन करना है। ठीक है। फिर 23 नंबर प्रश्न है कि पर्यावरण प्रदूषण से आप क्या समझते हैं। उद्योगों में, ठीक है, उद्योगों में भारत के पर्यावरण पर होने वाले प्रभावों पर प्रकाश डालिए। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, तो इन सभी प्रश्नों को आपको इतने अच्छे से तैयार करना है कि बोर्ड एग्जाम में कोई भी प्रश्न आपका छूटे ना, और सारे के सारे प्रश्न आपको तैयार हो जाएं। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब हम बात करते हैं यहाँ से नागरिक शास्त्र के। ठीक है। यहाँ से आपकी स्टार्ट होती है सिविक्स, यानी कि बोले तो नागरिक शास्त्र, और जितने भी प्रश्न नागरिक शास्त्र के कराए जाएंगे सारे के सारे 2025 बोर्ड एग्जाम के एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन हैं, जो आप सभी लोगों को एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे, और सारे के सारे प्रीवियस ईयर में बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं। ठीक है। प्रीवियस ईयर के बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न आप सभी के सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में संघीय शासन की किन्हीं 2 विशेषताओं की विवेचना कीजिए। कि जो भारत में संघीय जो शासन होता है इसकी किन्हीं 2 विशेषताओं का आपको क्या करना है, विवेचना करना। यदि आपने ये प्रश्न तैयार कर लिया तो आपको ये वाला भी प्रश्न तैयार हो जाएगा कि भारतीय संविधान की संघात्मक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, और आपातकाल किस प्रकार एकात्मक हो जाता है बताइए। आपातकाल जो होता है वो किस प्रकार एकात्मक हो जाता है बताइए। नोट कर लेंगे। 24 नंबर प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर, अगला क्वेश्चन नंबर 25 है, देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में राजनीतिक क्षमता के विकेंद्रीकरण के पीछे क्या मूल सोच थी, आपको बताना है। ठीक है। तो भारत में जो राजनीतिक क्षमता के विकेंद्रीकरण के पीछे क्या मूल सोच थी आपको बताना है। अगर ये प्रश्न इस तरीके से नहीं आएगा तो अथवा में फिर इस तरीके से आएगा कि विकेंद्रीकरण क्या है, और इस तरीके से ये वाला प्रश्न एग्जाम में बहुत बार आया है। 2025 में आपको जरूर देखने को मिलेगा किसी ना किसी सेट में एक क्वेश्चन। ठीक है। कि विकेंद्रीकरण क्या है और इसके लिए भारतीय संविधान में क्या व्यवस्थाएं की गई, किन्हीं 4 का उल्लेख कीजिए। ठीक है। नोट कर लीजिए। 26 नंबर देखते हैं क्वेश्चन।
26 नंबर स्टूडेंट क्वेश्चन है कि भारत में स्थानीय स्वशासन के किन्हीं तीन गुणों को लिख लो, गुणा नहीं होगा, गुणों होगा यहाँ पर, किन्हीं तीन गुणों व समस्याओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है। अगला 27 नंबर प्रश्न है कि सामाजिक भेदभाव का क्या आशय है, यानी जो सामाजिक भेदभाव होता है इसका क्या आशय है और इसके कारण बताइए और इसे समाप्त करने के 2 उपाय भी आपको लिखने हैं। ठीक है, नोट कर लेंगे ये वाला प्रश्न भी। तो 27 नंबर भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप नोट कर लेंगे। अगला 28 नंबर प्रश्न है कि भारत में महिलाओं के प्रति भेदभाव के किन्हीं 3 तरीकों का वर्णन कीजिए, यानी भारत में जो महिलाओं के भेदभाव होता है उनमें से किन्हीं 3 तरीकों का आपको वर्णन करना है। किन 3 तरीकों से भारत में महिलाओं का और पुरुषों के बीच में भेदभाव होता है, 3 तरीके आपको बताने हैं। ठीक है, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, नारीवाद क्या है, भारत के विधायिकाओं में महिलाओं की प्रतिनिधित्व की स्थिति पर प्रकाश डालिए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी तैयार कर लीजिए, सिविक्स का यानी कि अर्थशास्त्र का। 30 नंबर प्रश्न है कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं की चर्चा करें। अगर इस तरीके के प्रश्न को तैयार कर लिया आपने तो ये वाला भी प्रश्न तैयार हो जाएगा कि राजनीतिक दल का क्या तात्पर्य है, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं की विवेचना कीजिए। ठीक है, दोनों के प्रश्न मतलब एक प्रश्न तैयार कर लोगे तो दोनों के आंसर आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है भाई साहब, चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखिए कि लोकतंत्र शासन प्रणाली के किन्हीं 3 लाभ लिखिए, यानी जो लोकतंत्र शासन प्रणाली होती है इसके आपको किन्हीं 3 लाभों को आपको लिखना है। ठीक है, तैयार कर लोगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है, समझाइए। तो लोकतंत्र जो होता है वो किस तरह उत्तरदायी, जो जिम्मेवार और वैध सरकार होती है उसका किस तरीके से गठन करता है आपको समझाना है। ठीक है, चलिए 33 नंबर प्रश्न है कि भारत में लोकतंत्र के लिए आवश्यक 2 घटकों का उल्लेख कीजिए। आपको 2 घटकों का उल्लेख करना है। चलिए 34 नंबर प्रश्न देखिए कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप 101% ये समझ लो कि 2025 में बिल्कुल छपा हुआ है किसी सेट में, बस आपको तैयार करके जाना है। तो लोकतंत्र शासन व्यवस्था अन्य शासन व्यवस्थाओं से बेहतर है। आपको क्या करना है, इसके कारणों का स्पष्ट कीजिए, यानी कारणों द्वारा। ठीक है, क्या करना है, कारणों द्वारा आपको स्पष्ट करना है, तो कारणों द्वारा स्पष्ट कीजिए। तैयार कर लोगे तो इस तरीके से 34 यानी 1 2 3 ये प्रश्न हो जाएंगे आपके यहाँ से, और 4 5 6 7 8 9 1 10 और 11 लगभग 10 प्रश्न है। ठीक है, लगभग 11 प्रश्न आप सभी लोगों के मैंने क्या किए, नागरिक शास्त्र के आप सभी लोगों को दिए हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चन थे उसमें से। ठीक है, नागरिक शास्त्र के 11 क्वेश्चन तैयार करने हैं, 6 नंबर वाले। अब चलिए बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, यानी अर्थशास्त्र की। अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो अर्थशास्त्र के स्टार्टिंग में सबसे पहला प्रश्न आप लोग पढ़िए 35 नंबर, और इकोनॉमिक्स का पहला प्रश्न है कि मानव विकास सूचकांक को परिभाषित कीजिए और मानव विकास के घटकों का वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, सेकंड नहीं है, अथवा प्रश्न है, अथवा वाला, कि विकास की अवधारणा क्या है, सामान्यतः इसमें किन घटकों का सम्मिलित किया जाता है आपको बताना है, किन घटकों को सम्मिलित किया जाता है आपको बताना है। ठीक है, तो ये तो इंपॉर्टेंट है ही, और ये भी आपका इसी में इंपॉर्टेंट हो जाता है। 36 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय क्या है आपको बताना है, और राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में अंतर आपको स्पष्ट करना है। ठीक है, कर लोगे अंतर, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए देश की स्थिति में, यानी देश की स्थिति की तुलना में कौन सा देश जो है सबसे बेहतर है, किस देश की स्थिति सबसे बेहतर है, तो आपको बताना है। 36 नंबर प्रश्न ये कह रहा है। ठीक है, चलिए 37 नंबर में पहले ही इंपॉर्टेंट लगवा देता हूं ताकि आपको याद हो जाए कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है कि अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों को किन्हीं 3 समस्याओं की उल्लेख कीजिए। ठीक है, अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्रों में श्रमिकों को किन्हीं 3 समस्याएं जो होती हैं अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र में, आपको क्या करना है, उनका उल्लेख करना है। ठीक है, अथवा में ऐसे भी आ सकता प्रश्न कि असंगठित क्षेत्र की श्रमिकों की समस्याओं की विवेचना कीजिए। ठीक है, तैयार कर लोगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते।
चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए सेट का 38, ठीक है, जो मैंने क्वेश्चन 50 क्वेश्चन लिए थे उसका 38 क्वेश्चन है कि गतिविधि से आप क्या समझते हैं, आर्थिक गतिविधियों का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। नोट कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला देखिए 39 नंबर कि संगठित और असंगठित कार्य क्षेत्र क्या हैं। संगठित और असंगठित कार्य क्षेत्र में अंतर आपको स्पष्ट करना है। ये भी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी तैयार कर लीजिए। इसके बाद देखिए 40 नंबर प्रश्न है कि तृतीय क्षेत्र अन्य क्षेत्रों से बेहतर क्यों है, सो उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क लगा लो और इसको भी तैयार कर लो। फिर अगला 49 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय ग्राम रोजगार गारंटी अधिनियम जो 2005 पर लागू हुआ था, इस पर आपको क्या करना है, एक संक्षिप्त में टिप्पणी इसका लिखना है। ठीक है, सभी लोग क्या करेंगे, इन सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे जो मैं आपको बता रहा हूं, ताकि आपका कोई भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम से बाहर ना जाए। ठीक है, और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, जिस भी स्टूडेंट ने इस पूरी की पूरी वीडियो को कंप्लीट देख लिया, मैं कह रहा हूं सोशल साइंस में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपका इससे बाहर जाएगा। सारे के सारे क्वेश्चन आपको इसी वीडियो से देखने को मिलेंगे। आप बस इस वीडियो को देखने के बाद और पेपर देने के बाद यही कहोगे, ये वीडियो मेरे पास और समय पहले आ जाती तो इस वीडियो के बताए हुए प्रश्नों को मैं और अच्छे से तैयार कर लेता। तो जिसके पास ये वीडियो आई है, बहुत अच्छे से तैयार करो, पूरी वीडियो को देखो और एक भी प्रश्न आपका एग्जाम में यहां से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए 42 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्र आपको क्या करना है कि इनकी विशेषताओं की विवेचना करनी है। यानी जो प्राथमिक क्षेत्र होता है और आप सभी लोगों का जो द्वितीयक क्षेत्र होता है क्या करना है कि इसकी आपको विशेषताओं का क्या करना है, वर्णन करना है। अब ऐसे नहीं आएगा प्रश्न तो फिर ऐसे आएगा कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र से आप क्या समझते हो। ठीक है, द्वितीय क्षेत्र और की जो द्वितीय क्षेत्र भी पूछ सकता है और तृतीय क्षेत्र भी पूछ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया कि द्वितीय क्षेत्र की विशेषताओं का विवेचना कीजिए। नोट कर लेंगे सभी लोग। चलिए 43 नंबर देखते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यों का वर्णन कीजिए। नोट कर लो। 44 नंबर प्रश्न है कि स्वयं सहायता समूह किसे कहते हैं, सो उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। 45 नंबर है कि औपचारिक तथा अनौपचारिक श्रेणियों में कोई दो अंतर लिखिए। ठीक है, चलिए 46 नंबर प्रश्न है कि वैश्वीकरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा वैश्वीकरण की प्रक्रिया सहायक कारकों का वर्णन कीजिए। यह भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, तो इसको भी आप तैयार कर लोगे। अब अथवा में ये प्रश्न एक और तरीके से पूछा जा सकता है, चलिए वो टाइप भी देख लेते हैं। चलिए अब देखिए अगला जो टाइप है इसी क्वेश्चन का, मतलब जो मैंने आपको बताया 46 नंबर, उसका ये टाइप है दूसरा कि वैश्वीकरण किसे कहते हैं और वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक बताइए। तो ये प्रश्न आपका क्या है, एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको नोट कर लो। 47 नंबर है कि विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हो, भारत की विदेशी व्यापार किन्हीं दो विशेषताओं का बताइए। यानी भारत की विदेशी व्यापार कि कोई दो जो विशेषताएं आपको वो बतानी है और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इसको नोट कर लो। 2024 के 2 से 3 सेट में पूछा गया था। 48 नंबर प्रश्न है कि उपभोक्ताओं के शोषण के किन्हीं चार कारणों, ठीक है, 4 कारणों की समीक्षा कीजिए। ठीक है, नोट कर लो। अथवा में एक और देखो प्रश्न कि वे कौन से विभिन्न तरीके हैं जिनके द्वारा बाजार में लोगों का शोषण हो सकता है, आपको बताना है। ठीक है, 49 नंबर प्रश्न देखो कि उपभोक्ता के कुल कितने अधिकार होते हैं और सभी अधिकारों के नाम लिखिए। नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 50 नंबर और लास्ट प्रश्न है और ये हमारा अर्थशास्त्र का क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि भारत में उपभोक्ता आंदोलन को आरंभ करने के लिए उत्तरदायी जो कारण होते हैं, ठीक है, उनकी आपको व्याख्या करनी है। ठीक है, तो फाइनली इस तरीके से आज की इस वीडियो पर मैंने जो सीट मैं आपके लिए लेकर आया था उसमें मैंने कुल 50 प्रश्नों को शामिल किया था। कितने, टोटल 50 प्रश्नों को मैंने शामिल किया था। और जो भी स्टूडेंट इन 50 प्रश्नों को बोर्ड एग्जाम से पहले बहुत अच्छे से तैयार करके जाता है, तो गारंटी के साथ कह रहा हूँ कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा एग्जाम के। ठीक है, सारे प्रश्न आपको यहीं से ही देखने को मिलेंगे। बस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना और सभी प्रश्नों को अच्छे से नोट करके पेपर देने जाना और अच्छे से करके आना।